है वो, या जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है, वो कौन होंगे? टैक्सेबल पर्सन होंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करेगी जीएसटी में। कैजुअल नाम से समझ में आ रहा होगा, कैजुअल है जो कि बिजनेस कैसा कर रहा है, रेगुलर नेचर का नहीं कर रहा है, कैजुअली कर रहा है। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या है? हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर एज ए प्रिंसिपल एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस वाली बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि कैजुअल पर्सन कौन होगा जिसका कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वो कोई ओकेजनली कोई बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। ये किससे रिलेटेड है? ये इंपैक्ट करेगा इवेंट वाली इंडस्ट्री से, रोड शो वालों को, ऑन साइट जो ट्रेनिंग देते हैं, या जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज होती हैं लाइक सर्जरी, लाइक एक्टर जो इवेंट करते हैं, तो उनके लिए ये दे आर फॉल अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड दे आर लायबल फॉर जीएसटी। अब दोस्तों कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं, जो कि कहां दिया हुआ है दोस्तों? सेक्शन 8 पे आ गए। हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया, सेक्शन 2 की डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम सेक्शन 8 में आ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट के, कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। एग्जाम्पल से बताता हूं दोस्तों। डिलीवरी ऑफ गुड्स ड्यूली पैक्ड इन ए व्हीकल टू कस्टमर। गुड्स है, व्हीकल पे लोड हुआ और इनवॉइस बना, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सब गुड्स का और वो डिलीवर करा गया, तो उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बिजनेस इवेंट के लिए कंपनी ने वाडीलाल से 50 केजी आइसक्रीम ऑर्डर करा। अब दोस्तों आइसक्रीम कैसे आएगी? का आइसक्रीम जो बॉक्स के अंदर है वो डायरेक्टली वो डिलीवर कर देगा? नहीं, डेफिनेटली वो कोई एक फ्रीजर वैन के अंदर वो डिलीवर करेगा, सो दैट कि वो आइसक्रीम है वो मेल्ट ना हो, क्योंकि आइसक्रीम का नेचुरल क्या है फीचर कि वो अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा मेल्ट होने लगेगा, तो उसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो लेके आएगा, कोल्ड किसी फ्रिज के अंदर लेके आएगा। तो दोस्तों जब वो डिलीवर करा उसने, मुझे बिजनेस ने कंपनी को डिलीवर करेगा, तो वो जो बिल रेज करेगा, वो बिल रेज किसका करेगा? सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम करेगा, ना कि जो उसने जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करा उसका उसे इंक्लूड नहीं करेगा। क्योंकि क्या है इसके अंदर प्राइमरीली जो चीज क्या है, आइसक्रीम मैंने परचेज करा, ना कि उस जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज व्हीकल की सर्विसेज ली है मैंने, फ्रीजर सर्विस ली है। तो ऐसे केसेस में जहां पे ऐसे जो नेचुरली बंडल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी सर्विसेज है एंसिलरी बन जाती है, वो एक उसके साथ सपोर्टिंग सर्विसेज बन जाती है, तो ऐसे केसेस में इस बंडल ऑफ ट्रांजैक्शन को, जहां पे एक गुड्स है एक सर्विसेज है, दोनों गुड्स हैं या दोनों सर्विसेज हैं, ऐसे बंडल ऑफ ट्रांजैक्शन को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। तो सप्लाई ऑफ 2 और मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, जैसे हमारे एग्जांपल में आइसक्रीम है, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, फोर्सफुली बंडल्ड नहीं होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर, एक साथ भेजी गई। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस में वैसे ही वो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, नॉर्मली बिजनेस वो गुड्स इसी तरीके से बेची जाती हो तो उस केस में उसको हम कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे दोस्तों। और कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि उसकी जब वैल्यूएशन होगी, अब यहाँ पे 2 चीजें थी, एक आइसक्रीम थी हमारे एग्जांपल में और एक थी फ्रीजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इस केस में जीएसटी जो लगना चाहिए, आइसक्रीम पे मान लेते हैं कि 12% है और ट्रांसपोर्टेशन पे 18% है या 5% है, तो जीएसटी इन किस रेट से लगेगा और किस वैल्यू पे लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो जीएसटी जो लगेगा वो जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो लगा है के ऊपर एप्लीकेबल है। हमारे एग्जांपल में आइसक्रीम पे जैसे 12%, तो पूरी वैल्यू पे all one GST will be applicable, which is a 12% on total billing value. So it is treated as a supply of principal goods and services. ये दोस्तों डिटेल में हमने इसे दोबारा से इसको डिफाइन करा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में। दूसरा दोस्तों मिक्स सप्लाई।
जब जो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगी वो मिक्स सप्लाई होगी, जहाँ पे बंडल ऑफ सर्विसेज, बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं बट उसके अंदर वो नेचुरल बंडल नहीं है, तो वो क्या बन जाएंगे, वो मिक्स सप्लाई बन जाएंगे। जैसे कि दोस्तों दिवाली पे एक हम गिफ्ट पैक की बात करें जिसके अंदर चॉकलेट भी है, रसगुल्ला भी है, स्वीट्स भी हैं, तो उस केस में इसको अलग अलग भी बेचा जा सकता है क्योंकि नेचुरल बंडल नहीं है, अलग अलग बेचा जा सकता है, तो इसको हम नेचुरल बंडल नहीं बोलेंगे, कैन बी सोल्ड सेपरेटली ऑल्सो। इस केस में इसको कंपोजिट सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसकी वैल्यूएशन प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे ना होके सेपरेटली होगी। और दोस्तों यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा, वो जो जीएसटी रेट लगेगा वो रेट लगेगा अगर इन सारी सप्लाई जो बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं इसके अंदर जो गुड्स के ऊपर सबसे ज्यादा रेट होगा वो रेट थ्रू आउट सभी गुड्स पे एप्लीकेबल होगा। So definition is not a composite supply of two or more goods or services, supply in conjunction with each other for a single price. In ordinary course of business, goods can be supplied separately. ये point आया इसमें, तो इसमें वैल्यूएशन क्या होगा, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो इसको सप्लाई तो एक मान लिया जाएगा दोस्तों, पर टैक्स कौन सा लगेगा, हायर रेट वाला होगा। तो ये डिफरेंस है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का। ये दोस्तों डेफिनेशन में डिटेल में दोबारा से बताया हुआ है, इसे आप देख लीजिए, जो हमने डिस्कस करा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा था मिक्स सप्लाई। आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई। दोस्तों कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब बनेगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स को पहले पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 के अंदर दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस is provided or agreed to be provided continuously or recurrent basis under a contract whether or not by a means of wire, cable, pipeline, other conduct, and for which supplier invoices the recipient on a regular on periodic basis। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई कब होगी, जहाँ पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे कर रहे हैं, रिकरेंट बेसिस पे कर रहे हैं, किसी भी मीन से कर रहे हैं, और यहाँ पे सप्लायर जो इनवॉइस इशू कर रहा है एक पीरियोडिक बेसिस पे कर रहा है, वेदर इट इज फोर्टनाइट बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, विच इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, when a purchase order with the undertaking on fortnight billing, supply of gases through a pipeline with a weekly billing schedule। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर पाइपलाइन के अंदर गैस तो फ्लो होता रहेगा, जाता रहेगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, वन टाइम नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी बिलिंग कैसे होती है, उसकी प्रोड्यूसिटी डिफाइंड है कि वीकली बेसिस पे अगर इसकी हमें बिलिंग करनी है, तो दोस्तों क्या होगा कि मैं जो भी वीकली का मेरा होगा गैस का कंजम्पशन, उसको मैं फोर्टनाइट बेसिस पे बिलिंग कर रहा हूं, तो मेरे लिए ऐसी सप्लाई को मैं क्या कहूंगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूंगा। और उस पर मुझे जीएसटी कब देना होगा, फोर्टनाइटली बेसिस पे देना पड़ेगा, इनवॉइसेस की पीरियोडिसिटी के बेसिस पे मैं उसको मानूंगा कि अब ये सप्लाई हुई है। उस दिन नहीं मानूंगा जिस दिन वो गैस यूज हो रही है, उस दिन मानूंगा जब उसकी पीरियोडिसिटी, उसकी बिलिंग डिफाइन करी हुई है या इश्यू हो रही है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 विच इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, मींस अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन is provided or agreed to be provided continuously or recurrent basis for a period exceeding 3 months with a periodic payment obligation। यहाँ पे डेफिनेशन को में दो चीजें नहीं आई हैं, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स से देखें तो यहाँ पे पीरियोडिक कह रहा है कि अगर सर्विसेज की ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा की है तब, और उसके अंदर पेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है उसकी पीरियोडिसिटी डिफाइंड है, इनवॉइसिंग की नहीं, पेमेंट की। यहाँ पे ऊपर में इनवॉइसिंग की थी, यहाँ पे पेमेंट की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग नेम, रेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंटरनेट आर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
इसके बाद दोस्तों यानी कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सर कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ इनवॉइसेस देखना है हमें, और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट देखना है, और ड्यूरेशन देखना है 3 मंथ्स का। इसके बाद दोस्तों टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है सर? सप्लाई जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो, उसमें से अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सप्लाई एज डिफाइंड इन सेक्शन 7 जो हमने पढ़ रखी है। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 में बता रखा है, मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, जैसे गुड्स के ऊपर निल रेट टैक्स लग रहा है, विच मे बी होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 under section 6 of the IGST Act and includes non taxable supply। तो तीनों चीजें निल रेटेड वाली जो कि इसके अलावा सेक्शन 11 सेक्शन 6 के अंदर जो कि एग्जेम्प्टेड है वो सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो निल रेटेड कौन सी होती है? एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है आपकी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो हमने पढ़ी एग्रीकल्चर से है और आपकी अदर जहां पे जो कि जिसको हमने नॉन जीएसटी माना है शेड्यूल 3 के अंदर। इसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो कि जीएसटी के प्रीवियस से बाहर है, उनकी टर्नओवर को आप टोटल सप्लाई में से लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाई। और टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 97 के अंदर बोला गया है, मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो जिसके ऊपर टैक्स पे करना है वो क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है दोस्तों। अब दोस्तों हमें समझना है, हम आगे हम आईजीएसटी के सेक्शन 7 के अंदर। अब सेक्शन 7 आईजीएसटी के अंदर हमारे पास हमें देखना है कि कब ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, इंटरस्टेट सप्लाई है। तो दोस्तों उसको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है? उसके लिए 2 फैक्टर क्रिटिकल होते हैं। ध्यान से इसके अंदर 2 फैक्टर क्रिटिकल होते हैं जो ध्यान रखना है कि कब हमें मानना है कि ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है। पहले देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लाई देखना है। फिर हमें क्या देखना है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे करी गई है। अगर ये दोनों लोकेशन अलग अलग हैं, लोकेशन ऑफ सप्लाई ए स्टेट के अंदर है और प्लेस ऑफ सप्लाई बी स्टेट के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोलेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड कर ली गई इंक्लूसिव, इवन दो उसके अंदर ये फैक्टर यानी कि इनको कंसिडर नहीं करना है। इंपोर्ट को यानी कि इंपोर्ट ऑलवेज इंटरस्टेट मानी जाएगी, इवन अगर वो विद इन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट तब भी है। सर्विसेज के केस में भी और एससीजेड के केस में भी हमें इसको क्या मानना है? इंटरस्टेट ही मानना है। तो दोस्तों सप्लाई टू और बाई एससीजेड डेवलपर और एससीजेड यूनिट में भी जो कि विद इन हमारे डोमेस्टिक होगी सप्लाई, इवन इसको भी सेम स्टेट के अंदर भी अगर सेम प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर की लोकेशन सेम है तब भी इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोलेंगे एज पर सेक्शन 7। अब दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होगी? अगर फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन हमारे पास गुड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, जहां पे फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन दोनों अगर सेम है, सेम स्टेट के अंदर, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। यानी कि सीजीएसटी अगर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। उसके लिए हमें रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे लिए जरूरी नहीं होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स हमारे लिए रेलिवेंट होगा। इसके बाद दोस्तों अगर फ्रॉम लोकेशन एक स्टेट के अंदर है, टू लोकेशन दूसरे स्टेट के अंदर है और उनके बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो क्या लगेगा दोस्तों? आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे इस पे आईजीएसटी लगेगा, जो कि आईजीएसटी क्या होगा? हायर रेट होगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें सबसे जरूरी चीज देखनी होगी इंटरस्टेट का, उसके मूवमेंट देखनी होगी। मूवमेंट फॉर डिलीवरी इज रेलिवेंट, इवन स्टॉक ट्रांसफर इज अ टैक्सेबल, बिकॉज ब्रांच ट्रांसफर हमने देख लिया शेड्यूल 3 के अंदर, वो भी कवर होता है। तो यानी कि इंटरस्टेट के लिए हमें मूवमेंट ऑफ गुड्स देखना है, बिलिंग के बेस पे नहीं, मूवमेंट होनी चाहिए गुड्स की। तभी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मूवमेंट है तब उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे।
दोस्तों अब आते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ के कॉन्सेप्ट पे, जो कि सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें दो जो क्रिटिकल फैक्टर देखने हैं, उसके अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को ही देखना है। अगर ये दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे। SEZ हमने वहां पे देखा, वहां पे इंक्लूड करा गया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर है तो उसको हमने इंटीग्रेटेड आईजीएसटी हमने इंटर स्टेट बोला था। यहाँ पे हमने इसी चीज को एक्सक्लूड करा, वहां पे इंक्लूड करा है, यहाँ पे हमने एक्सक्लूड करा है। सप्लाई टू और बाई SEZ डेवलपर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई मेड टू टूरिस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 15, ये सारा हमारा एक्सक्लूड कर रखा है। अदरवाइज विद इन स्टेट अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। तो दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को, कि कब इसके ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट बोलेंगे, कब इंटर स्टेट बोलेंगे। अब यहाँ पे वहां पे हमने फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन देखा था, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सप्लायर एड्रेस ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, जो सप्लाई कर रहा है माल उसका GST रजिस्ट्रेशन पे क्या एड्रेस है, और प्लेस ऑफ यूसेज की बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट के एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यूसेज की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं तो CGST SGST लगेगा, UTGST लगेगा। और प्लेस ऑफ यूसेज इज रेलिवेंट टू डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। और इसके अलावा कुछ जगह कुछ इन्होंने टेस्ट डिफाइन कर रखे हैं सेक्शन 12 के अंदर, जहां पे बोल दिया गया है कि सर इसको तो आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलना है या इंटर स्टेट बोलना है, तो वो अलग है। अदरवाइज जनरल रूल ये वाला है हमारा। अब दोस्तों इंटर स्टेट पे आते हैं। अगर सप्लायर का तो रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वहां से जो सर्विस दी जा रही है, जहां पे वो प्लेस ऑफ यूसेज अगर वो दूसरे स्टेट के अंदर है, या जो रिसिपिएंट है उसका GST रजिस्ट्रेशन उस दूसरे स्टेट के अंदर है, बिलिंग दूसरे स्टेट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। और वहां पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में ऑलवेज IGST लगेगा। और यहाँ पे प्लेस ऑफ यूसेज फिक्स नहीं है, रिसिपिएंट का एड्रेस भी रेलिवेंट होगा अगर वो रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर सप्लाई हुए हैं गुड्स, सप्लायर कर्नाटका में है, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु में है, दोनों स्टेट अलग है, तो देखिए दोस्त क्या लगेगा, इंटर स्टेट IGST लगेगा। सर्विसेज के केस में सर्विसेज कहां दी है, सप्लायर कहां पे, पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई केरला में है, दोनों अलग है, यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है, क्या लगेगा, IGST लगेगा, इंटर स्टेट माना जाएगा उसे। थर्ड, गुड्स के केस में अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी टू विद इन ए यूनियन टेरिटरी, तो CGST प्लस UGST लगेगा, यहाँ पे करेक्ट लीजिएगा, बट दोनों पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मैं एग्जांपल में बाद में PPT में करेक्ट करके आपको दूंगा। यहाँ पे CGST प्लस UTGST चार्ज होगा। सर्विसेज चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में दी जा रही है, सेम चीज, CGST प्लस UTGST लगेगा। गुड्स पंजाब से चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या लगेगा दोस्त, IGST लगेगा। गुड्स दिल्ली से दिल्ली तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, बिकॉज दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट विद लेजिस्लेचर है, इसलिए इसको स्टेट बोलेंगे, हमें से यूटी यूनियन टेरिटरी नहीं बोलेंगे। सर्विसेज राजस्थान से राजस्थान में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, CGST SGST लगेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी और दिल्ली को छोड़ के बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं वहां पे UTGST लगेगा, जिनका अपना ऑन लेजिस्लेचर है जैसे पुडुचेरी और दिल्ली का, वहां पे SGST लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब थर्ड हम चैप्टर पढ़ेंगे लेवी ऑफ टैक्सेस के बारे में।